हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिए जाने वाले प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 एंड 24 क्लास 8 का साइंस का सैंपल पेपर करेंगे। इसका इंग्लिश मीडियम हम बना चुके हैं। आज हम देखेंगे हिंदी मीडियम में, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि हिंदी मीडियम में हमें बनाकर दे दीजिए। तो आपको हर सब्जेक्ट का जो सैंपल पेपर यहाँ पे मिल जाएगा, अपने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। तो आइए देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो जो आपका एग्जाम है 2.5 घंटे का होने वाला है। यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले सेक्शन 1 है जिसमें 1 to 12 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। तो टोटल ये कितने मार्क्स के हो गए? 12 मार्क्स के। बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प को हमें चुनना है। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। देखो क्या कहा गया है, छोटे जीव जिन्हें, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे छोटे जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता कहलाते हैं। मतलब हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के इनको नहीं देख सकते हो, तो उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह औषधि, देखो क्या कहा गया है, वह औषधि जो हानिकारक रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को मार देती है या उनकी वृद्धि रोक देती है। तो ऐसी औषधि जो क्या करती है? हानिकारक रोगाणुओं को मार देती है। जो रोग पैदा करने वाले रोगाणु हैं, या तो उनको मार देती है या उनकी वृद्धि जो ग्रोथ होती है उसको रोक देती है, तो उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके भोजन में मौजूद चीनी को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। मतलब कि शुगर को, चीनी को किस में कन्वर्ट किया गया है? अल्कोहल में। तो जब चीनी को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे किण्वन कहते हैं। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को कहते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम कहते हैं रोगजनक। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, कोयला शब्द पुराने अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। तो कोयला जो शब्द है पुराने अंग्रेजी कोल से लिया गया है, COL, कोल से लिया गया है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कोयले में मौजूद होता है? कौन सा जो खनिज है वो कोयले में मौजूद होता है? तो हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है। तो यहाँ पे ये सभी, डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही। मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर सभी होता है कोयले के अंदर। तो ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, नेफ्थलीन गेंदों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो नेफ्थलीन बॉल कौन सी होती है? जो कपूर की गोली होती है, जो हम क्या करते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, अपने भी आपके घरों में जरूर यूज की होगी ऐसी गोलियां, क्या करते हैं कीड़ों मकोड़ों के लिए यूज करते हैं। तो वो किसके पूछा गया कि उपयोग क्यों किया जाता है? तो कीट प्रतिकारक, मतलब कीड़ों को भगाने के लिए। देखो, मच्छर, सांप या मधुमक्खी के लिए नहीं होता, वो क्या होता है कीट प्रतिकारक। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिटुमनी में कितना प्रतिशत कार्बन मौजूद होता है? हमने ये पूरे चैप्टर में दिया गया कि किस किस में कितना कार्बन होता है। तो बिटुमनी में 65 to 85% तक क्या होता है? कार्बन। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 9, श्रव्य सीमा में ध्वनि कहलाती है, ऐसी ध्वनि जिसको सुना जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 10, गति है। गति क्या है? देखो, गति क्या है? तय की गई दूरी बटा समय। हम किस तरह से लिखते हैं? तय की गई दूरी बटा समय। मतलब एक समय में तय की गई जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? हमें कहते हैं उसको गति कहते हैं। तो तय की गई दूरी का समय। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तय की गई दूरी का समय, या इस तरह से भी आ सकता है, दूरी बटा समय भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक लोलक 4 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, तो इसकी समयावधि बताइए। तो हमें क्या बताना है? इसकी समयावधि बतानी है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम करते हैं तो देखो क्या होगा, हम लिखेंगे 4/20। फॉर्मूला क्या कहता है कि सेकंड और दोलन जितना करता है उतना हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसको जब कट करेंगे तो 1/5 आएगा, और जब 1/5 को सॉल्व करेंगे तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 2 सेकंड हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जो ध्वनि की तीव्रता है वो कितनी तीखी आवाज है, कितनी मोटी आवाज है, इसको हम किस पर आधारित करते हैं? तो आयाम से। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसका आयाम देखा जाता है, जितना ज्यादा आयाम होगा उतनी ही मोटी आवाज होगी, जितना आयाम कम होगा उतनी ही आवाज क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। अब आता है सेक्शन बी, जिसके अंदर 2 से 7 प्रश्न है, टोटल 2 अंक के हैं हर प्रश्न, और टोटल अंक कितने हैं इसके? 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अपघटन क्या है?
अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। तो किसमें कन्वर्ट किया जाता है? कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में। देखो जो सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीव है, वो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों को, जो कार्बनिक पदार्थ है, उनको अपना एज ए फूड यूज करते हैं और उसको उस किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अकार्बनिक पदार्थों में। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? अपघटन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उन दो रोगाणुओं के नाम बताइए जो अपघटन की प्रक्रिया में शामिल है। देखो उसी क्वेश्चन से रिपीट करता है, तो बैक्टीरिया और कवक। अब देखो बहुत ही आसान है, 2 नंबर लेने ऐसे में क्वेश्चन में आसान हो जाते हैं। बैक्टीरिया और कवक क्या है? बहुत ही जल्दी अपघटन करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, खोजे गए पहले एंटीबायोटिक का नाम बताइए। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक, कौन सा एंटीबायोटिक खोजा गया था? तो ये हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो कि खोजा गया था। कब खोजा गया था ये भी पूछ ले तो वर्ल्ड वॉर में खोजा गया था, अलेक्जेंडर ने इसको खोजा था। तो सारे आंसर आप यहाँ से सोच सके लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया? दोलन गति से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु की इधर उधर गति को कंपन कहते हैं। अपनी माध्य स्थिति से दोनों दिशाओं में होने वाली इस गति को दोलन गति कहा जाता है। जैसे कि ये जो चीज हुई है इसे हमने कंपन कहा, कितनी जल्दी हो रही है, कितनी स्पीड से हो रही है, इसे वाइब्रेशन या कंपन कहते हैं। तो अपनी माध्य स्थिति से, ये इसकी माध्य स्थिति है। देखो मैं बताती हूँ कहाँ पे, ये क्या है? इसकी माध्य स्थिति। माध्य स्थिति से दोनों ओर होने वाली गति को हम क्या कहते हैं? दोलन कहा जाता है। तो यहां से लेके यहां और यहां वापस आना, ये एक दोलन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है? कोयला क्या है और उसके 2 उपयोग लिखिए। तो देखो क्या है? कोयला एक कठोर काला ज्वलनशील पदार्थ है जो जल्दी से क्या करता है? आग पकड़ लेता है, जल जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है। ये कोयला है। इसके उपयोग क्या है? इसका उपयोग घरों में, उद्योगों में ईंधन के रूप से किया जाता है। सीधी सी बात फर्स्ट तो ये होगी, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं पॉइंट। इसके अलावा बिजली पैदा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट, इसका घरों में उपयोग किया जाता है कोयला। पहले तो प्रेस जो होती है ना, आयरन, ये इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं होती थी, तो प्रेस करने के लिए यूज किया जाता था, खाना बनाने के लिए यूज किया जाता, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता था, रेलगाड़ियों में जो ट्रेन्स होती है उसमें भी यूज किया जाता था, तो बिजली बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स आप अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अल्ट्रासोनिक ध्वनि और इंफ्रासोनिक ध्वनि में अंतर बताइए। तो देखो क्या कहा गया है? अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक ध्वनि क्या है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो देखो 20,000 से तो ज्यादा है उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। देखो 2 है, 20 और 20,000, ये समझो। देखो 20,000 से ज्यादा को हम क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक ध्वनि, और 20 से कम को कहेंगे इंफ्रासोनिक ध्वनि। और इसके बीच की जो ध्वनि है 20 से लेके 20,000, वो एक ह्यूमन की क्या है? कानों की सुनने की क्षमता है। वो 20 से 20,000 के बीच में सुन सकता है, उससे ज्यादा या उससे कम की ध्वनि वो नहीं सुन सकता है। ठीक है, देखो इस आगे क्या है? कुत्ता, चमगादड़, बंदर, हिरन आदि में अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुन सकते हैं, जबकि व्हेल, दरियाई घोड़ा, जिराफ आदि इंफ्रासोनिक ध्वनि सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है दीर्घ आंसर आ रहे हैं, दीर्घ उत्तर बड़े आंसर देने हैं। 3 अंक का क्वेश्चन है और 8 से लेकर 11 क्वेश्चन इसी नंबर के हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संचारी रोगों को परिभाषित करिए और कुछ उदाहरण भी दीजिए। तो संचारी रोग सूक्ष्मजीवी रोग हैं, ऐसे सूक्ष्मजीवी रोग हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से हवा, पानी या अन्य शारीरिक संपर्क के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि एक अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसके संपर्क में एक स्वस्थ व्यक्ति आता है, तो हवा, पानी या उसको टच करने से क्या होता है? ये एक बीमारी दूसरे से फैल जाती है। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा आई फ्लू फैला हुआ है, कोविड भी हमने देखा था, कोरोना देखा था ना, एक से दूसरे में फैलता है। इसी तरह आई फ्लू भी देखो, एक को दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से, हवा पानी से ये क्या हो रहा है? एक से दूसरे में फैल रहा है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। और उदाहरण में आप कुछ भी दे सकते हैं, कोरोना वायरस दे सकते हैं, हेजा, चिकन पॉक्स, तपेदिक मतलब टीबी जिसको कहते हैं, सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया, या इसके अलावा आप आई फ्लू लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कोरोना लिख सकते हैं। ये सारी यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल कभी छोड़ने नहीं होते, लिखना जरूर होता है, क्योंकि इनके नंबर होते हैं। तो 2 नंबर का एग्जाम्पल, 1 नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया? एक साधारण लोलक 40 सेकंड में 20 दोलन करता है। इसके दोलन की समयावधि व आवृत्ति बताइए। आपको क्या बताना है? समयावधि बतानी है, और क्या बताना है? इसका आवृत काल बताना है। आपको आवृत्ति बतानी है और आवृत काल बताना है। यहाँ पे समयावधि मतलब आवृत काल बताना है आपको। तो देखो हम यहाँ पे करते हैं, तो इसका किस तरह से किया जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 20,
ठीक है। तो यहाँ से जब कट होगा तो 2, मतलब कि इसका आवृत काल कितना है, यहाँ पर आवृत काल लिखेंगे हम, यहाँ पे आवृत काल कितना है 2 सेकंड। अब इसकी आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति में क्या होगा, हम किस तरह से लिखेंगे, दोलन की संख्या बटा समय। यहाँ पे देखो बटा दिया गया है, यहाँ पे दोलन की संख्या बटा समय। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोलन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 20 है, ठीक है। और यहाँ पे जो समय है वो कितना दिया गया है, 40। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.5। देखो क्या कहा गया, ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या कहा गया, दोलन का समय, फर्स्ट में देखो दोनों चीजें उल्टी है, आवृत काल और आवृत्ति दोनों एक दूसरे का उल्टा लगता है। तो देखो आवृत काल में क्या किया, दोलन का समय कितना है यहाँ पे 40, और संख्या कितनी है, दोलन की संख्या कितनी है 20, तब तो हमारा आंसर आ गया 2 सेकंड। लेकिन जब हम आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति में क्या हुआ, पहले हम लेंगे दोलन की संख्या कितनी है 20 और समय कितना है 40। तो जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 हर्ट्ज आ जाएगा। और यहाँ पे सेकंड, ये यूनिट्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मात्रक जिसको कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जीवाश्म ईंधन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण दीजिए। देखो क्या कहा गया, प्राकृतिक ईंधन जो लंबे समय तक पृथ्वी की गहराई में जीवित जीवों के दबे रहने से बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसी का क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपके जो एक पैराग्राफ दिया गया है लास्ट में, वहां से भी आप लिख सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है पेपर में, एक दूसरे का आंसर जब हम रीड करते हैं ना, तो एक दूसरे का आंसर कहीं हमें और से भी मिल जाता है। तो जरूर एक बार पहले पैर जो आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर को जरूर रीड किया कीजिए। प्राकृतिक ईंधन जो लंबे समय तक पृथ्वी की गहराई में जीवित जीवों के दबे रहने से बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। देखो सीधी भाषा में बताओ कि ऐसे कुछ समय तक क्या होता है, कोई जीव दब के रह गया है, बहुत टाइम तक वो दबा रहा है, तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल फ्यूल में, जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका उदाहरण कोल, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस। आपको पता चला होगा कि पेट्रोल कैसे बनता है या कोयला कैसे बनता है, जब बहुत सारे टाइम तक लंबे तक पेड़ पौधे मिट्टी में दबे रहे, नीचे से हीट आई, और क्योंकि अर्थ क्या है, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे हीट गर्म है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये दब दब के किस में कन्वर्ट हो गए, कोयला में। और जो अगर सी की बात करें, समुद्र में अगर ऐसा हुआ तो वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सीएनजी क्या है और इसके उपयोग क्या है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का संक्षिप्त रूप है। प्राकृतिक गैस को, सीएनजी को क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये जरूर याद कीजिएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में उच्च दबाव में, अब इसमें क्या किया जाता है, जो प्राकृतिक गैस है उसको क्या किया जाता है, बहुत ही प्रेशर के साथ में, उच्च दबाव के साथ में इकट्ठा किया जाता है। सीएनजी का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में, आपने सुना होगा सीएनजी वाली गाड़ियां होती है ना, तो वाहनों में इसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी, इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है, धुआं कम निकलता है, और ये कि स्वच्छ ईंधन है। अब हम देखते हैं सेक्शन सी, जिसके अंदर क्या है, 12 to 15 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है इसके अंदर। तो देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन रीड करते हैं। राहुल के जन्मदिन पर उनकी मां ने कई तरह के व्यंजन बनाए। भोजन के बाद करने के बाद उन्हें पता चला कि खाने की बहुत सारी चीजें बची हुई है। राहुल की मां ने बचे हुए खाने को एक एयर टाइट कंटेनर में और एक फ्रिज में रख दिया। अब क्वेश्चन देखो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, खाद्य संरक्षण क्या है। तो देखो खाद्य संरक्षण यहाँ पे क्या है, ये देखो ये लिखा गया, खाद्य संरक्षण सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उपयोग में की जाने विधि को खाद्य संरक्षण कहते हैं। तो देखो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अगर कोई बचा हुआ खाना तो उस पर जल्दी से जल्दी उस पर रिएक्शन करते हैं और उस फूड को खराब कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाने वाला भोजन को खराब होने से बचाने के लिए जो भी विधि का उपयोग किया जाता है उसे खाद्य संरक्षण कहते हैं। यदि भोजन को प्रशिक्षित न किया जाए तो उसका क्या होगा, यदि भोजन को संरक्षित ना किया जाए तो उसका क्या होगा, भोजन खराब हो जाएगा। भोजन खराब, देखो सीधा लिखा ना, भोजन खराब हो जाएगा, उसका रंग स्वाद बदलने के साथ दुर्गंध भी आने लग जाएगी। ये हो सकता है ना कि अगर उसको नहीं फ्रिज में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, खाद्य संरक्षण में विधि में प्रशीतन की क्या भूमिका। प्रशीतन यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को कहा गया। प्रशीतन मतलब क्या है, रेफ्रिजरेटर की क्या भूमिका है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर हिंदी में प्रशीतन कहते हैं। देखो भोजन पर सूक्ष्म जीवों और एंजाइम गतिविधि के विकास को धीमा या रोक देता है, इस प्रकार भोजन को खराब होने से बचाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हम भोजन है, जो बचा हुआ भोजन है, उसको फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिससे कि क्या सूक्ष्म जीव कम टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जब हमने वो भोजन फ्रिज में रख दिया है तो क्या होगा, कोई एंजाइम, जो एंजाइम्स है उसकी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, कोई गतिविधि नहीं होगी उसकी, या उसका विकास, जो सूक्ष्म जीव का विकास या तो कम हो जाएगा या क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो जिससे कि भोजन खराब होने से बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है यहाँ पे,
एक सेकंड, क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ राहुल की माँ का मूल्य क्या दर्शाता है? भाई राहुल की माँ को से क्या पता चलता है? भाई राहुल की माँ कैसी है? तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन ये नंबर नहीं गंवाने होते आपको। राहुल की माँ बुद्धिमान है, किफायती भोजन संरक्षण के प्रति वैज्ञानिक योग्यता रखती है, अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, उसको नया नया खाना बनाना आता है। तो कुछ भी लिख दो जो भी आपको समझ में आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? कॉलम ए और कॉलम बी को क्या करना है? मैच करना है आपको। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखो मैच करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है? हैजा उत्पन्न करने वाला क्या होता है? हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। राइजोबियम, राइजोबियम क्या है? एक टाइप का बैक्टीरिया है जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो ये हो जाएगा 2 का आंसर। लैक्टोबैसिलस, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दही जमाने में काम आता है। तो ये हो जाएगा 3rd का। यीस्ट, यीस्ट क्या है? ब्रेड पकाने में, ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। तो ये हो जाएगा 4 का आंसर। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जैसे कि एक प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक मलेरिया कोज करता है। तो प्रोटोजोआ क्या है? मलेरिया कोजिंग, मलेरिया का कारण बनता है। तो ये हो जाएगा 5th का। एक वायरस, वायरस जैसे कि HIV वायरस है ना, HIV वायरस, तो ये क्या करता है? एड्स कोज करता है। तो ये हो जाएगा इसका 6 का। तो ये मैच करने हैं, सारे ही एक एक नंबर के हैं। 6 मार्क्स का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक पैराग्राफ को रीड करना है, उसके बाद में उसके आंसर देने हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। जब उत्पन्न होती है तो वायु के अणु एक विशेष पैटर्न से कंपन करते हैं जिन्हें तरंग कहते हैं। जैसे ये मानो इस तरह से, तो यहाँ से ये इसके पास जाएगा, इस तरह पूरा क्या करेंगे? बहुत तेज तेज क्या होगी? जो वायु के कण है वो क्या करेंगे? कंपन करने लग जाते हैं, जिन्हें तरंगे कहा जाता है। अतः ध्वनि एक तरंग है। ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। कंपन को किसी वस्तु की इधर उधर गति के रूप में वर्णित किया जाता है। तो कंपन इस तरह की मूवमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। बिना किसी कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं की जा सकती है। ध्वनि को अपने उत्पादन के लिए रिसीवर तक यात्रा करने के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हमें ध्वनि को पहुँचाना है तो हमें एक माध्यम की आवश्यकता होगी। ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम, ध्वनि की जो गति है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है और गैसों में न्यूनतम होती है। ये पैराग्राफ दिया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखो, मानव कान की श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या? मानव कितनी आवाज सुन सकता है? अभी मैंने बताया 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। रिया ने एक मशीन की आवाज मापने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया। उसने अपना अवलोकन नीचे दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार किया। निम्नलिखित में से कौन सी तीव्रता का सही मात्रक दर्शाता है, माप दर्शाता है? तो हमें पता है ध्वनि को किस में हम क्या मात्रक लगाते हैं? हर्ट्ज। तो ये आ जाएगा। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है। ठोस, तरल और गैस में ध्वनि की गति को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे कम है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो गैस में सबसे कम है, उसके बाद तरल में, उसके बाद ठोस में। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कहा गया। गद्यांश को पढ़ना है पूरा और उसके बाद हमें आंसर करने हैं। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया गया। अक्षय और अक्षय आ जाएगा यहाँ पे। प्रकृति में अटूट प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में मौजूद है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अक्षय संसाधन की बात करते हैं, तो क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है यहाँ पे? असीमित मात्रा में है, जो बिल्कुल भी कभी खत्म नहीं होंगे। अगर मानवीय गतिविधि से भी समाप्त होने की संभावना नहीं है। देखो 2 टाइप के संसाधन हैं, एक तो जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, और क्या है? असीमित मात्रा में, मतलब कि अनलिमिटेड है, वो मानव की एक्टिविटी से भी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु हुआ। और दूसरी तरफ खत्म होने वाले संसाधन मौजूद है जो मानव की गतिविधियों से भी खत्म हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन्य जीव, वन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें। कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, इनका निर्माण जीवित जीवों के मृत अवशेषों से हुआ है, इसीलिए ये सभी जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। देखो जीवाश्म ईंधन का क्वेश्चन आया था। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं जो मात्रा में क्या हो? सीमित हो। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। प्रकृति से प्राप्त विभिन्न सामग्रियों को उस प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक कोई प्राकृतिक संसाधन है, खनिज, पानी और मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लेते हैं 3 का। देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है? संपूर्ण मतलब पूरी तरह से। वायु, सूरज की रोशनी, जंगल और हवा। तो देखो जंगल में अगर हम देखें तो सब चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे।
अगर आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और धीरे-धीरे अभी देखिए अभी अभी साइंस का आया है, उसके बाद कुछ मतलब जल्द ही मैं आपको सभी सब्जेक्ट का और सभी क्लासेस का सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।